नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। सीआईआई की 125वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दिया गेटिंग ग्रोथ बैक का नारा। कहा अब किसान कहीं भी बेच सकते हैं अपनी फसल। इंडस्ट्री से रूरल इकोनॉमी में निवेश करने की अपील। किसान कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 10,000 रुपए देने की उठाई मांग। केंद्र पर लगाया लॉकडाउन से परेशान किसानों की अनदेखी का आरोप। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी में इजाफे पर किसानों ने जताया असंतोष। किसान सभा ने कहा लागत निकालना तो दूर, महंगाई की भरपाई होना भी मुश्किल। केंद्र पर लगाया किसानों को धोखा देने का आरोप। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए किसानों को मिली राहत। अब चने में 2% तक तिवड़ा मिले होने पर भी हो सकेगी सरकारी खरीद। तिवड़ा की छूट न होने से किसान नहीं बेच पा रहे थे चना। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हमें गेटिंग ग्रोथ बैक यानी फिर से विकास को वापस लाने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। पीएम ने कहा कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसान कहीं पर भी अपनी फसलों को अपनी शर्तों पर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे एग्री बिजनेस के लिए कई रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बाद इंडस्ट्री को नई भूमिका में आगे आना होगा। पीएम ने कहा कि इंडस्ट्री को रूरल इकोनॉमी में निवेश और किसानों से साझेदारी के खुले रास्तों का लाभ उठाना चाहिए। रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और किसानों के साथ पार्टनरशिप का रास्ता खुलने का पूरा लाभ आप लोगों ने उठाना चाहिए। अब तो गांव के पास ही लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स के क्लस्टर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों की कर्ज माफी करने, उन्हें हर महीने 10,000 रुपए देने, किसानों का बीमा कराने जैसी मांगे शामिल हैं। किसान कांग्रेस का कहना है कि लॉकडाउन, तूफान और टिड्डी हमले जैसी मुश्किलों के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार ने राहत पैकेज में इनकी अनदेखी की है। किसान कांग्रेस ने 2 से 4 जून तक किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का देशव्यापी अभियान चला रखा है। पूरे 2 दिन 2 तारीख से और 4 तारीख तक किसान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी जिला लेवल पर पूरे देश में यही ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम जिला अधिकारी के थ्रू भेजेंगे। और हम लोग मांग करते हैं कि हमने राष्ट्रपति जी से कहा है कि वो अपने विशेष अधिकारों का अनुग्रह करते हुए सरकार को निर्देशित करे कि सरकार इस बारे में किसानों के बारे में सोचे। केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ा दिया है। कौन सी फसल पर कितनी बढ़ोतरी हुई है और इससे किसानों को कितनी राहत मिलेगी, देखिए ये रिपोर्ट। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाकर सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन बीते साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी बेहद मामूली है। धान की एमएसपी को बीते साल 1815 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 1868 रुपए किया गया है, यानी इसमें 53 रुपए का इजाफा है, जो बीते साल के मुकाबले महज 2.9% ज्यादा है। इसी तरह ज्वार की एमएसपी में लगभग 2.7%, मूंग के समर्थन मूल्य में करीब 2% और अरहर की एमएसपी में 3.4% का इजाफा किया गया है। साथ में सूरजमुखी की एमएसपी लगभग 4.1%, सोयाबीन की एमएसपी करीब 4.5%, मूंगफली 3.6% और कपास की एमएसपी 4.9% ही बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा इजाफा उड़द की एमएसपी में हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 5.2% है। वहीं मक्का की एमएसपी में करीब 5.1% का इजाफा किया गया है।
सरकार इसके आधार पर किसानों को फसलों की लागत का कम से कम 1.5 गुना MSP देने के दावे कर रही है। हालांकि फसलों की लागत निकालने के सरकार के इस फॉर्मूले पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल कोरोना संकट से किसानों को हुए नुकसान का भी है। इसके अलावा डीजल से लेकर खाद बीज की बढ़ी कीमत के चलते भी MSP में इस बढ़ोतरी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जानकार MSP में इस मामूली इजाफे के लिए महंगाई रोकने को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच हुए कानूनी समझौते को वजह बता रहे हैं। इसके तहत महंगाई दर को हर हाल में 4% के आसपास ही रखना होता है। इसके लिए सरकार जहां MSP बढ़ाने में कंजूसी दिखाती है, वहीं महंगाई बढ़ने पर सस्ते आयात को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका खामियाजा भी किसानों को ही भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और आइए इस बढ़ोतरी पर सुनते हैं कि किसानों का क्या मानना है। घोषणा तो केवरा कितनी होली, खुद इसके जैसे प्रधानमंत्री जो 2000 रुपये करे थे, इधर इसने भी करे थे कि खट्टर साहब ना कि भाई 6000 रुपये मैं भी सालाना दूंगा बीमा काट के, कुछ ना तो बीमा कट रहा है। ऐसे बीमा फसला हो जाए उसका क्या मिलता नहीं। हमारा एक लड़के के गेहूँ जड़ गए थे, बीमा कट गया और उसका कुछ मिला नहीं उसने। ये घोषणा तो नहीं होती रहने, कुछ नहीं मिला। अच्छा फिर रही बात ये 20 लाख करोड़ कहें से भाई वो पैकेज दिया, हमने नहीं भरा 20 लाख करोड़ कित गया। अगर भाई लोन ले लो, लोन लेना तो हमने क्या मिला लोन में, लोन तो हमने फिर भरना पड़ेगा। जीवन नुकसान हमारा फसला का हो लिया, इसका हमने क्या मिला, उस हम भरा है कितने फिर। ये बात है, इसकी घोषणा जमीन पर हो ना कि कम फायदा हो, यहाँ पर जमींदार को मिल रही है घोषणाएं, खाली घोषणा का काम, घोषणा तो घोषणाएं रह जाए। फिर संतुष्ट कैसे हो, जब हमने कुछ नहीं मिलेगा संतुष्ट कैसे होंगे बताओ आप। कुछ मिलता तो फिर तो संतुष्ट होते, जब मिल गया तो फिर हम कह दें हम मिल गया, हमने नहीं मिल लगा तो हमने तो घोषणा दिखाई बताया, तो हमने झूठ लग गया कति सारी। और वही जो घोषणा पहले होगी वह लागू नहीं हुई, इसी यह लागू होगी बस। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने धान समेत खरीफ की अन्य खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में हुई मामूली बढ़ोतरी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसान खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धान की MSP 2902 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने धान की MSP महज 53 रुपए ही बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज के बोझ में दबे किसान केंद्र से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार के जो भी दावे हों, लेकिन किसान और किसान नेता MSP में इजाफे को किसानों के साथ हुआ धोखा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने कहा कि केंद्र सरकार खेती की लागत को वास्तविक लागत से बेहद कम आंक रही है। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3465 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 1868 रुपए तय किए हैं। इस साल समर्थन मूल्य है 1868 रुपए। यदि पिछले साल से इस साल के बीच महंगाई की औसत वार्षिक दर 7% भी ले लिया जाए तो इस महंगाई दर के हिसाब से समर्थन मूल्य होना चाहिए 1953 रुपए। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार वास्तविक समर्थन मूल्य धान का बनता है 3465 रुपए। 1868 रुपए केंद्र सरकार ने घोषित किया है। इसका मतलब किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 1600 रुपए का नुकसान होने जा रहा है और वास्तविक लागत मूल्य से 46% कम ये सरकार किसानों को दे रही है। वहीं किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने धान की खेती की लागत में इजाफे और MSP में बढ़ोतरी के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि अकेले पंजाब के किसानों को 673 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा और ये बढ़ी हुई MSP उनके लिए लाभदायक नहीं साबित होगी। उन्होंने बताया कि मजदूरों की कमी के चलते मजदूरी बढ़ने की वजह से पंजाब में किसानों पर धान की खेती में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि धान की बढ़ी हुई MSP पर उन्हें 827 करोड़ रुपए ही अतिरिक्त तौर पर मिलेंगे। यानी किसानों को सीधे 673 करोड़ रुपए का नुकसान। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नुकसान केवल मजदूरी में हुए इजाफे का है और MSP का जो पूरा ऐतिहासिक वृद्धि बताई है सरकार ने किसानों के लिए। खरीफ के 14 फसलों पर MSP
का खुलासा हुआ है, ऐलान हुआ है, उस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं कि वाकई किसानों के लिए ये बढ़ोतरी है या नहीं, उन्हें इसका कितना फ़ायदा मिल पाएगा। हमारे साथ हैं किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उनसे बातचीत करते हैं। रमनदीप जी, ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी बताई गई है एमएसपी पर, जो 14 फसलें खरीफ फसलों की वृद्धि की गई है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें ऐतिहासिक क्या है ये तो बात अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन जो एक चीज होती है फैक्ट, ये फैक्ट है कि जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, ये तो उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर इन्फ्लेशन ही इतनी इंक्रीज हो गई है, उसके अनुसार अगर एमएसपी इंक्रीज नहीं हुआ, फसलों का जो दाम है, जो फार्मर्स के हाथ में आता है, किसान के पास आता है, अगर वो ही इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ, तो फिर तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो फिर मतलब उपहास वाली बात होगी। इन्फ्लेशन जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि 2019 में 4.54% रहा जी। तो इसमें इन्फ्लेशन से जरा इसका नाता समझाएं कि किस तरह का इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, क्या ये एक नीति नहीं होनी चाहिए सरकार की कि कम से कम महंगाई दर को फैक्टर इन करते हुए बढ़ोतरी होए? जी, एकदम होनी चाहिए। अगर फार्मर है, अगर किसान मार्केट में जाके अगर कोई सामान लेता है, अगर वो 100 रुपीज का कोई भी लेता है, सामान लेता है 100 रुपए का, अब अगर उसमें तो इंक्रीज हो गया 4.5 रुपए का, 5 रुपए का, और जो किसान की जो आमदनी है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें तो इंक्रीज हो रहा है 2.5 रुपए का, तो फिर किसान की इनकम इंक्रीज होगी कैसे? ये बात समझ से मतलब आउट है। ये मतलब समझ नहीं आती कि मतलब एमएसपी कम से कम जितना इन्फ्लेशन है, कम से कम उतना इंक्रीज तो होना चाहिए। नरेंद्र तोमर जी ने कल बड़े साफ तौर पे कहा कि जो स्वामीनाथन के मुताबिक जो लागत है, हमने उसके हिसाब से 1.5 गुना दे दिया। अब ये क्या आपको लगता है कि लागत की बात भी करी, स्वामीनाथन की बात भी करी, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लियरली हमेशा C2 पर देने की बात की है, लेकिन इसका जिक्र करते हुए वो आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है इसमें कहीं खेल है? जी देखिए नीका जी, ये तो हर साल का इनका मतलब ये एग्जैक्ट सेम स्टोरी है, ये हर साल की। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने साफ अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट उठा के भी देखोगे तो उन्होंने A2+FL पे 50% प्रॉफिट की बात नहीं की थी। उन्होंने बोला था जो संपूर्ण होती है ना लागत, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो होती C2 के ऊपर आप 50% प्रॉफिट फार्मर को दो, उन्होंने ये वाली बात बोली थी। अब ये हर बार A2+FL पे 50% को इंक्रीज करके ये बहुत अच्छी वहां पे सारों को बुला के मीडिया चैनल के सामने आके, जो भी अर्बनाइट हैं लोग, जिन लोगों को इस बारे में इतना इल्म नहीं है, उनके सामने ये वाली बात बोल के कि भाई हमने 50% इंक्रीज हो गया है, और वहाँ आगे हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मोदी जी ने ना आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार ना उन्होंने रेट दिया है और ना उन्होंने इस बार दिया। ये बताएं कि ये जो आंकड़े हैं, जो कैलकुलेशन हो रही है, इसका आकलन इतना गड़बड़ तरीके से क्यों हो रहा है? इसमें क्या कहीं नियत नहीं है कि किसानों को उनका वाजिब हक मिले? जो इसको कैलकुलेट करते हैं वो किस आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्या ये चीजें जग जाहिर नहीं है? ये जहाँ से कैलकुलेशन होके आती है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग से, तो उनको तो एस्टैब्लिशमेंट, ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, तो वो उन्हें बोलते हैं कि भी इसके आसपास का कैलकुलेशन, इसके आसपास का एमएसपी होना चाहिए, और वो उस हिसाब से उनको कैलकुलेशन उनके हाथ में आता है। अगर वाकई इनका इंटेंट है तो ये ऑन ग्राउंड जाएं, फार्मर के पास जाएं, हर एक हल्के में 8 किसानों के साथ उनकी जो इनपुट है उसे कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से अगर एमएसपी आएगा वो तो इंक्रीज आएगा बहुत ज्यादा। अब ये अपने हिसाब से कि भी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज ना हो, फार्मर्स को भी हम ऐसे बोल दें कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार आपका रेट हो गया, तो ऐसे ही काम चल रहा है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इनसाइट सामने रखने के लिए। जी।
जी धन्यवाद। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश और ओले गिरने से खराब हुई कपास की फसल को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से इसकी स्पेशल गिरदावरी कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि कुछ समय पहले ही नरमे की बिजाई की थी, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि के चलते लगभग 400 एकड़ फसल खराब हो गई। इससे किसानों को प्रति एकड़ 15 से 20,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। किसानों का कहना है कि बैंकों ने अभी तक फसल बीमा का प्रीमियम नहीं काटा है, इसलिए फसल बीमा योजना के तहत इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार को विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। हमारे गांव में लगभग 400 एकड़ में बहुत जोर का तूफान और ओलावृष्टि हुई है, जिससे नरमा की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। हमारी मांगे हमें मुआवजा मिले 10 से 15,000 रुपये एकड़। पंजाब के किसानों ने बिजली बोर्ड के निजीकरण किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगुवाई में अमृतसर में केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ धरना दिया। इनका साफ कहना है कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 को बिजली बोर्ड के निजीकरण के लिए लाया गया है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्हें अभी मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 16 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਬਸਿਡੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਟ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੀਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। मध्य प्रदेश सरकार ने चना खरीद के मानकों में छूट देने का ऐलान किया है। अब चने में 2% तक तिवड़ा पाए जाने पर भी इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। दरअसल राज्य में चने की खरीद सहकारी संस्था नेफेड करती है और इससे इस साल तिवड़ा को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया था। इससे किसानों के लिए फसल बेचना मुश्किल हो गया था। बीते दिनों हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई भी थी कि मानकों में ऐसे बदलाव से किस तरह से चना खरीद के अपने लक्ष्य से सरकार पीछे चल रही है। इसके अलावा किसानों को ऐसे वक्त में चने की सफाई करानी पड़ रही है जब कोरोना संकट और मजदूरों की किल्लत दोनों मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने के लिए आने वाले किसानों की मौत होने का सिलसिला जारी है। देवास जिले में 2 दिनों से गेहूं बेचने के लिए इंतजार कर रहे किसान जयराम मंडलोई की रविवार रात को हार्ट अटैक से मौत हो गई। इससे पहले 25 मई को आगर मालवा के एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये किसान 6 दिनों से अपना गेहूं बेचने के लिए इंतजार कर रहा था। किसानों की इस तरह की मौतों के लिए खरीद केंद्रों पर लापरवाही को बड़ी वजह बताया जा रहा है। खरीद क्षमता से कई ज्यादा किसानों को मैसेज भेज दिए जाते हैं। इससे खरीद केंद्रों पर भीड़ हो जाती है और किसानों को कई दिनों तक तेज धूप में इंतजार करना पड़ता है। 30 को लगे, 31 को लगे, तब भी नहीं बिका और अब भी पड़ी हुई है। अच्छा, अभी भी नहीं बिका आपका? अभी भी नहीं बिका। आप किसकी लापरवाही मानते हो आप? सर जी ये तो लापरवाही क्या है, वो वहाँ भीड़ देखो तो अनाप शनाप, अब किसकी क्या आप गलती बताएं। अब ये व्यवस्था में थोड़ी बहुत ऐसी रही कि टोकन नंबर अगर मिलते रहते हैं तो आदमी कोई परेशान नहीं होता। तो आपको टोकन नंबर नहीं मिले थे? टोकन नंबर नहीं मिला, ऐसे ही मैं गया वो आया, ऐसा चलता रहा वहाँ। 5-5, 6-6 दिन से जो है किसान उपार्जन केंद्रों के बाहर कतारबद्ध खड़े हुए हैं। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। एक्चुअली उसमें 2-3 कारण भी रहे, क्योंकि जो पहले जो कोरोना के समय जब लॉकडाउन था उसके पहले मैसेज चले गए थे, तो वो किसान को फिर वो रिशेड्यूल करना पड़ा। कई बार किसान भी जिस दिन उनको नियत तारीख होती है उस समय कहीं वो नहीं आते हैं। और मध्य प्रदेश के जो खरीद केंद्र हैं उनमें जिस तरह की बदइंतजामी है उस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता राहुल राज मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। राहुल राज जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताएं कि दिनों दिन हो गए किसान इंतजार कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की हमने लंबी लाइनें देखी हैं। बारदाने की बात कर लीजिए, चने में तिवड़ा की अवशेष की बात कर लीजिए, इन सब चीजों को लेकर किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या है स्थिति ग्राउंड पर? देखिए अनिका जी, जहां तक गेहूं उपार्जन का सवाल है और चने के उपार्जन का सवाल है, मध्य प्रदेश का किसान बेतहाशा परेशान हो रहा है।
यहाँ वारदाने की बहुत कमी है। पिछले 20 से 25 दिनों से किसान अपने नंबर आने के बावजूद भी 8-8 दिन 10-10 दिन जब भी उनका मैसेज आता है तब साइकिल लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और चने में 1% भी तेवड़ा अमान्य करते हुए बार बार किसानों को लौटाया जाता है कि आप सफाई करा के आइए। वो जैसे तैसे मजदूर लगा के सफाई कराते हुए फिर उनको लौटा दिया जाता है। फौजी तौर पर कृषि मंत्री ने कल घोषणा की है कि 2% तेवड़ा लिया जाएगा, लेकिन सोसाइटियों में बात करने पर कोई भी पुख्ता जो दस्तावेज हैं उनको नहीं दिए गए हैं। तो किसान तपती धूप में बिना पानी बिना किसी भोजन के अपनी बारी का आज भी इंतजार कर रहा है। और सोसाइटियों का हाल यह है कि जो किसान उसमें आ चुके हैं, जिनके मतलब कैंपस में जो आ चुके हैं, उसके अतिरिक्त अब वो किसी को और आने भी नहीं दे रहे हैं कि भाई आप जो ऊपर से आदेश आएगा तब देखेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसान जो शेष रह गए उनकी खरीदी हो पाएगी। और ये बहुत बड़ा छलावा है। जिस प्रकार के ऐड हम टीवी पे देख रहे हैं, जो सरकार के प्रायोजित चैनलों पे आते हैं कि बहुत अच्छी खरीद हुई है, बहुत अच्छा ये हुआ वो हुआ, तो किसानों की मेहनत से सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। सरकार जैसे कि आप बोल रहे हैं वो तो दावे करे कि 124 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदी कर ली है और कुछ 15 लाख किसानों से लिया गया है, खरीदी प्रोक्योरमेंट हुआ है, कुछ 13 लाख से ज्यादा किसानों को भुगतान भी हो गया है। सच्चाई क्या है? अनिका जी, सच्चाई ये है कि जिन किसानों का आज से 40 दिन पहले तुलाई हुई थी उनके खातों में पैसा नहीं आया है। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो तुलाई के साथ पैसा काटा गया है उसकी हालत ये है कि किसान को आपने एक पर्ची दे दी कि 70,000 में से आपका 40,000 यानी लगभग 50% काट लिया गया है। काटने के बाद जब वो व्यक्ति सोसाइटी में जाता है और कहता है साहब अब जो बचा हुआ पैसा निकाल लेता हूं, तो सोसाइटी से ये कहती है कि जो आपका पैसा काटा गया है वो बैंक में मतलब सोसाइटी में अभी नहीं आया है, तो आप पहले जमा करिए, फिर आएगा तो आपको निकाल के दे देंगे। यानी किसान के हाथ में जो वास्तविक पूंजी लगनी चाहिए उसमें से 1 रुपया भी उसे नहीं मिल पा रहा है। और पिछले सरकार की कर्ज माफी का जो झोल अभी तक बना हुआ है, जिन किसानों का 1,70,000 माफ हुआ वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनका पैसा वापस चला गया आप बोल रहे हैं। वही बैंक है जो कल तक कहते थे आपका माफ हो गया है, अब वही बैंक कह रहे हैं कि आपको पैसा जमा करना है। तो किसान इस बारे में इतना परेशान है कि वो पैसा जमा ना करे तो वो डिफॉल्टर, पैसा उसे ना मिले तो उसके घर वालों को खिलाने के लिए पैसा नहीं। तो जो राहत सरकार की तरफ से होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और सरकार चुनाव में इतनी व्यस्त है कि किसी भी बात पे स्पष्ट रूप से ना मुख्यमंत्री बोलते हैं ना कृषि मंत्री बोलते हैं। बस वो जो चुनावी एक भाषण होता है उसकी प्रकार से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के गरीब किसानों को कुछ समझ में नहीं आता है। और अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि एक और किसान भाई की वहां मौत हुई, ये दूसरी मौत इन पिछले कुछ दिनों में, क्या कहेंगे? जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अनिका जी की तुलाई का बड़ा बड़ा दावा सरकार कर रही है और उसमें किसान एक हार्ट अटैक से मर गया, दूसरा किसान अभी उसकी मृत्यु हुई। मेरी पूरी शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति है। और 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी भी आने वाली है। ये वही गोलीकांड है जिसमें किसानों अपनी हक के लिए मांग रहे थे और सरकार ने गोली चलाई थी। और ये वही शिवराज सिंह जी है जिन्होंने किसानों पर गोली चलाई थी। दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का ये है कि किसान मर जाए तो भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। किसानों के मरने के उपरांत भी सरकार ने डेट जरूर बढ़ाई है खरीदी की, लेकिन वारदाना नहीं है। अब वास्तविक स्थिति में अगर आप जाके देखें तो स्टेशन पर जब वारदाना है ही नहीं तो किसान तो धूप में खड़ा रहेगा। और ऐसी परेशानी महामारी की चल रही है अनिका जी, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसा किसानों के लिए कुछ नहीं रह गया है। यानी साफ है कि सरकार चाहती है किसान जिए मरे वो अपने हाल पे है, सरकार को किसान की कोई परवाह नहीं। ये हाल ही में सरकार ने खासतौर से मध्य प्रदेश में मंडियों का प्राइवेटाइजेशन किया है और सीआईआई के साथ जो बातचीत की प्रधानमंत्री ने उसमें भी एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया कि जो किसान हैं वो कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकते हैं। इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। एग्री बिजनेस वेंचर्स, इसको बढ़ावा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो निजीकरण है मंडियों के लिए, संक्षिप्त में बताइएगा कि ये कितना कारगर, कितना लाभदायक सिद्ध होगा किसानों के लिए? अनिका जी, निजीकरण मंडियों का सीधा सीधा किसानों की लूट का एक प्रयोजन है, जिससे केवल सरकारों को मोटा कमीशन और उनकी पार्टियों को मोटा चंदा मिलेगा। क्योंकि आज जब बहुत कम व्यापारी है, सरकारी खरीद के अतिरिक्त कहीं भी समर्थन मूल्य पे खरीदी की सुनिश्चितता नहीं है। अन्यथा अगर ऐसा होता तो तपती धूप में मध्य प्रदेश का किसान लाइन लगा के समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्रों पे नहीं लगता। आज जब समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्र पे देरी होती है तो समर्थन मूल्य केंद्र वाला कह देता है ज्यादा जल्दी है, आपको आग लगी तो बाहर जाके तुलवा लीजिए।
यानी आज जब व्यापारियों से हमारे समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, कॉर्पोरेट इसमें उतर आएगा, बड़े बड़े लोग अपना पूंजी इसमें फंसा देंगे, तब क्या सरकार किस प्रकार से किसान की हर फसल का समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित कर पाएगी? और मैं आपकी जानकारी के लिए अनिका जी बता दूं, मध्य प्रदेश में वैसे ही 1972 का मंडी एक्ट है, जिसमें आर्टिकल 36A ये कहता है कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी करने पर संबंधित जो मंडी का कर्मचारी है और व्यापारी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। बेहतर होता अगर सरकार इसके अनुपालन के लिए विशेष अधिकार लाके कोई कानून लाती कि इसका पालन होगा, लेकिन सरकार ने इसके विपरीत किसानों की लूट के लिए एक नया जो मार्ग है वो सीधे सीधे खोल दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और अब बात अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसार्गा की। मौसम विभाग के मुताबिक अरब महासागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और अभी ये पंजिम से दक्षिण पश्चिम में 360 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम से 670 किलोमीटर और सूरत से दक्षिण पश्चिम में 900 किलोमीटर दूर है। इसके 3 जून को उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच समुद्री तट से टकराने का अनुमान है। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे जान माल के नुकसान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को खासतौर से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ना जाने की चेतावनी दी जा रही है। इसके चलते मछुआरे समुद्र तटों पर लौट रहे हैं। इसके अलावा मुंबई और सूरत के तटीय इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कई टीम्स लगाई गई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने निसार्गा चक्रवाती तूफान को बंगाल की खाड़ी में आए विनाशकारी तूफान अम्फान से कमजोर बताया है। सुपर साइक्लोन जैसा था, फिर बाद में हमने कहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, वेरी सीवियर साइक्लोन। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा अभी 6 घंटे के बाद और फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक भी बन सकता है, मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। उसकी स्ट्रेंथ तो 100 हमने कहा था उस समय 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं होंगी और 185 तक जा सकती है। इसमें जो हमारा अभी आंकलन है वो करीब करीब ये मान के चले 110-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की, जो आप इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर 100 अभी तक बताया गया, थोड़ा सा और पास जाके बढ़ भी सकता है। और उसके बाद 4 तारीख से फिर ये डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसकी डिप्रेशन जब बनेगा तो 35 से मतलब 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार हवाएं ही रह जाएंगी। तो मुख्यतः जो इसका असर दिखाई देने वाला है 2 तारीख और 3 तारीख को जो है ज़्यादा, 3 तारीख को खासकर इसका असर ज़्यादा दिखाई देगा। तो लोगों को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।